गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पदार्थ कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ को जो बेसिकली शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको फिर हम आगे तत्व और यौगिक में विभाजित करते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। तो तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं कर सकते। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयरन है, ठीक है। तो तत्व जो है वो 3 प्रकार के हैं। इनको 3 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है उनके गुणों के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर। धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा। अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। उपधातु हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, बहुत डिटेल में हमारा ये चैप्टर 10th क्लास में भी आएगा। तो धातु, अधातु, इनके कुछ विशेष गुण धर्म होते हैं, उस आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती। कुछ इनके अपवाद भी हैं। उसके बाद धातुओं को खींचकर लंबे पतले तारों में ढाला जा सकता है। अधातुएं जो है वो तन्य नहीं होती। धातुओं को पीट कर बहुत पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, और उनके इस गुण को कहते हैं आघातवर्ध्यता। और अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती। ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और ये कुचालक होती हैं। कुछ इनके फिर अपवाद हैं। तो इन बेसिक जो है डिफरेंसेस के बेस पे इनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जो उपधातु हैं वो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद यौगिक क्या है? यौगिक कैसे बनते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनते हैं। जैसे H2O जल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला के जल बना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि निश्चित अनुपात हुआ ना। तो निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये भी शुद्ध हैं और ये भी शुद्ध हैं। तत्व क्या हैं? इनको हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो यौगिक हैं इनको रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इनके घटकों को अलग किया जा सकता है। अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण, इनमें कोई निश्चित संगठन नहीं होता। जैसे जल में चीनी घोल दी, जल में नमक घोल दिया, है ना, या कोई भी ऐसा घुलनशील पदार्थ हमने जल में घोल दिया। मिट्टी, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। हवा भी एक प्रकार का मिश्रण है। जल में चीनी या जल में नमक, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो मिश्रण को 2 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है, समांगी और विषमांगी। समांगी वो उस प्रकार के मिश्रण हैं जिनका संगठन जो है वो एक समान रहता है, और उसके जो घटक हैं वो अलग अलग दिखाई नहीं देते। जैसे पानी में अगर चीनी घोल दी तो चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं देती ना, वो पूरी तरह से उसके जो बीच में खाली स्पेसेस हैं जल के कणों के बीच में, उसमें समा जाती है। तो ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी, अगर हम चीनी या बालू रेत को इकट्ठा मिलाएंगे तो चीनी के कण अलग दिखाई देंगे, बालू रेत के अलग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब इसका संगठन क्या है? असमान है। दोनों घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है विलयन। विलयन कैसे बनता है? विलयन के 2 घटक हैं। जैसे ये जल में चीनी, ये एक विलयन बन गया। विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय हम उस घटक को बोलते हैं जो घुलनशील पदार्थ है और जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं। जैसे हमने चीनी ली और हम उसको पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी यहाँ पे विलेय हो गई और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। विलायक यानी कि वो पदार्थ जिसमें हम घोलते हैं, जिसमें किसी घुलनशील पदार्थ को घोला जाता है और इसकी हम ज़्यादा मात्रा लेते हैं। अब किसी भी विलयन में विलेय की सांद्रता, अगर हमें उस विलयन की हमें सांद्रता पता करनी है, ठीक है, कि उसकी सांद्रता का प्रतिशत कितना है, तो उसके लिए आपके सूत्र दिए हुए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस विलयन की सांद्रता क्या है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो सूत्र है वो ये है, हमारा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो वो विलयन की जो सांद्रता है उसका प्रतिशत आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला है कि विलेय का द्रव्यमान ले लिया और विलयन का आयतन ले लिया, इससे भी हम निकाल सकते हैं गुणा 100। या हम अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन, दोनों का आयतन लेके भी हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल आपने नोटबुक में भी करना है।
1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलियन की सांद्रता बताओ। अब इसमें विलायक दे दिया और क्या दे दिया, हमारा विलेय दे दिया। तो हम विलेय का द्रव्यमान हमें पता है 40, विलायक का द्रव्यमान हमें पता चल गया, तो विलियन का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान आ गया। अब हमारे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान गुणा में 100, तो ये हमारा आ जाएगा 11.1%। ठीक है। अब जो ये विलियन है, ये विलियन जो है वो 3 प्रकार के हैं। एक है वास्तविक विलियन, ट्रू विलियन, दूसरा है कोलॉइड और तीसरा है निलंबन। ठीक है। अब हम उदाहरण के आधार पर इनको करेंगे, एक एक उदाहरण में बताती हूँ और उसके बाद इनके हम अंतर करेंगे। ये तीसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था सांद्रता निकालने के लिए। वास्तविक विलियन क्या होता है, सबसे पहले कि अगर आपने पानी में नमक या चीनी घोल दी तो घुलने के बाद आप बता नहीं सकते कि ये प्लेन पानी है या ये नमक और चीनी घुला हुआ पानी है, तो ऐसे विलियन क्या होते हैं, वास्तविक विलियन होते हैं। दूसरा है कोलॉइडल विलियन, यानी कि आपने पानी में मान लिया दूध डाल दिया, तो दूध आपको वैसे तो दिखाई देगा कि वो सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर विलियन नहीं है, लेकिन आप उसके कणों को बहुत अलग अलग नहीं देख सकते कि दूध के कण आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तीसरा है निलंबन, जैसे पानी में आपने मिट्टी डाल दिया, चॉक पाउडर डाल दिया, तो मिट्टी या चॉक पाउडर के कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे और थोड़ी देर बाद रखा रहने पे वो नीचे भी बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हैं, इसके बेस पे आपको इनके अंतर याद रखना आसान होगा। तो सबसे पहले जो विलियन है ये एक समांगी मिश्रण होता है, जो कोलॉइडल विलियन है ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि कण अलग अलग दिखाई देते हैं। और जो निलंबन है वो भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, इसके जो कण हैं उनका साइज़ दे रखा है, आपको ये याद रह जाए तो रख लेना, नहीं तो आप ये बताओ कि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नंगी आँख से हम नहीं देख सकते। इसके कण इससे तो बड़े होते हैं, विलियन से तो, और निलंबन से छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको आँखों से अलग अलग नहीं देखे जा सकते इसके कण, जबकि निलंबन के कण हम इनको आँखों से देख सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आप एक टॉर्च की सहायता से लाइट इसके थ्रू पास करेंगे तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, क्योंकि इसके कण बहुत अधिक छोटे होते हैं, और इसके कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इसके कण भी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अब ये स्थायी होता है। स्थायी का मतलब कि अगर हम इसको रखा रहने देंगे ना तो भी नमक या चीनी जो है पानी में नीचे नहीं बैठेगी एक बार घुलने के बाद। ये भी स्थायी है। दूध के कण भी नीचे नहीं बैठते, घुलने के बाद वो घुले ही रहते हैं, लेकिन ये अस्थायी है। मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं कुछ देर अगर उसको हम ऐसे ही रखा रहने दें तो। उसके बाद है कि इसके कणों को फिल्ट्रेशन द्वारा, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। घुलने के बाद आप चीनी को फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, उसके लिए फिर दूसरी टेक्निक्स हैं। इसको छानन विधि द्वारा इसको भी मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, इसके घटकों को भी, लेकिन मिट्टी, चौक या आटा वगैरह आप घोल देते हैं उसको हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब एक होता है, अब विलियन के जो प्रकार हैं कि भाई विलियन में आपने विलेय कितना घोला है और घोल सकते हैं या नहीं, उसके आधार पर विलियन जो है वो 2 प्रकार के हैं, संतृप्त विलियन और असंतृप्त विलियन। संतृप्त हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलियन, उसको बोलेंगे कि हम उसमें और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोल सकते हैं। तो किसी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलियन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलियन कहा जाता है। जैसे आप पानी में चीनी घोलना शुरू करो, घोलते रहो, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि और ज़्यादा चीनी आप उसमें नहीं घोल सकते, वो घुलेगी नहीं, वो उसके अंदर बैठना शुरू हो जाएगी। अब आप उसका थोड़ा तापमान बढ़ा दो, पानी को थोड़ा गर्म कर दो, तो थोड़ी सी मात्रा आप और घोल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि वो विलियन अब कैसा हो गया है, संतृप्त विलियन बन चुका है, उसमें और नहीं घुल सकता। जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ गई भाई, और दिमाग में नहीं जा रहा है, तो यानी कि अब लिमिट आ गई है। इसके बीच में जो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था वो सारा चीनी के कणों ने ले लिया है और अधिक जगह बची ही नहीं है। दूसरा है असंतृप्त विलियन। यदि एक विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, यानी कि हम उसमें थोड़ा बहुत और घोल सकते हैं अभी, तो ऐसे विलियन को क्या कहेंगे, हम असंतृप्त विलियन कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आज ही बता रही हूँ आपको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आपकी बुक में डिफरेंसेस की टेबल दी हुई है, ये आपने ऐसे ही करनी है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, 4 बड़े क्लियर पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपने नोटबुक में भी करने हैं और याद भी करने हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जैसे पानी में मिट्टी घोल दी है ना, मिश्रण तो बन गया, लेकिन आप उसको अलग कर सकते हैं,
लेकिन यौगिक जो होता है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि इसमें जो यौगिक जो है, यौगिक का संगठन सदैव एक समान ही रहता है, जैसे H2O वो H2O ही रहेगा। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, जैसे पानी में चीनी मिला दी तो चीनी मतलब मिठास भी होगी, उसमें पानी के गुण भी होंगे। नए पदार्थ के गुणधर्म जो है वो पूरी तरह से अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बन गया, तो हाइड्रोजन के गुण अलग थे, ऑक्सीजन के अलग थे, अब जल जो बना है उसके गुणधर्म जो है बिल्कुल अलग हैं दोनों से। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से अलग किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, है ना, क्रोमेटोग्राफी द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। लेकिन जो यौगिक है, यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। आज आप इतना करें, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।